हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम लोगों का वीडियो है 1857 की क्रांति पर। और आप लोग जानते ही हैं कि जितने भी जी के रिलेटेड एग्जाम है जहाँ से हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, वहाँ ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता जहाँ पर इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे जो भी एग्जाम हो। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। इसको हम लोग विभिन्न पार्टों में बांट कर पढ़ सकते हैं, जैसे इसका स्वरूप क्या है, उसके बाद कारण क्या है, उद्भव, कहाँ से ये फैलना शुरू होता है, विस्तार, इसके असफलता के कारण और परिणाम को। तो हम लोग इसे बांट कर पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे कि फिर हम लोगों को कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके कुछ प्रमुख बिंदु को पढ़ लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो चलिए देखते हैं इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो सबसे पहले है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पाल्मरस्टन। कौन थे? पाल्मरस्टन थे। भारत के गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाल्मरस्टन थे और भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग थे। उसके बाद मुगल सम्राट कौन थे? 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय थे। कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय थे, जिन्हें बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। उसके बाद क्रांति को फैलाने के लिए इसका प्रतीक क्या रखा गया? क्रांति को दबाने के लिए नियुक्त सेनापति कैंपबेल थे और क्रांति का प्रतीक था कमल रोटी। क्या था? कमल रोटी। तो क्रांति का प्रतीक था कमल रोटी और इस विद्रोह को दबाने के लिए जो मुख्य सेनापति नियुक्त किए गए वो थे कैंपबेल। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाल्मरस्टन थे, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त सेनापति कौन थे? तो कैंपबेल थे। और मुगल सम्राट कौन थे? तो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर और क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी। अब हम लोग देखते हैं स्वरूप। इसका स्वरूप क्या? तो देखिए, स्वरूप से तात्पर्य है कि कुछ इतिहासकारों ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, कुछ ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है, या कुछ इतिहासकार ने इसे ना तो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो ब्रिटिश इतिहासकार और भारतीय इतिहासकारों में मतभेद है, इसीलिए इसे कोई विस्तृत स्वरूप, इसे कोई वास्तविक स्वरूप नहीं दिया गया है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है, ऑब्जेक्टिव जो आता है, वो इस प्रकार से आया है कि किस इतिहासकार ने इसे क्या नाम दिया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताएं तो वीडी सावरकर जी ने इसे कहा है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो इस प्रकार से क्वेश्चन स्वरूप से आते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे स्वरूप को एक चार्ट के माध्यम से कि किस इतिहासकार ने इसे क्या कहा है। अब हम लोग देखते हैं इस क्रांति का कारण क्या है, किस कारण से यह क्रांति उभरी। तो अब हम लोग देखते हैं कारण। तो कारण में हम लोग देखें तो इसके कई कारण थे। एक तो हम लोग देखें तो सबसे पहले राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या था? तो सबसे पहले तो आप लोग परिचित ही होंगे कि डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी की हड़प नीति, जिसे व्यापक नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता था, और यह जो इनकी राजनीति थी यह काफ़ी फेमस हुई। इसमें डलहौजी ने कहा गया था कि जितने भी भारतीय नरेश हैं जिन्हें कोई संतान नहीं है, यानी कि उन्होंने गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो यह थी डलहौजी की हड़प नीति, यानी कि जिन भारतीय नरेशों को संतान नहीं होती थी वो कोई भी संतान गोद नहीं ले सकते थे। यह थी डलहौजी की हड़प नीति और यह इस क्रांति को उभरने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो पहली थी डलहौजी की हड़प नीति। उसके बाद आप लोग जानते ही होंगे कि बेलेजली की सहायक संधि।
बेलेजली की सहायक संध भी राजनीतिक कारण थी और इस क्रांति को उभरने में महत्वपूर्ण भूमिका वो भी निभाई थी। तो राजनीतिक कारण में ऐसे कई कारण हैं, जैसे डलहौजी की हड़प नीति, बेलेजली के सहायक संध, इस प्रकार से बहुत है। उसके बाद हम लोग देखें तो एक था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में देखें तो एक तो था कर वृद्धि, कर बहुत बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण जो किसान थे वो परेशान थे और उद्योगों का पतन होने लगा। उसके बाद जो कृषि और उद्योग में कॉम्बिनेशन था वो भी समाप्त होने लगा और जो अकाल के समय पर भी भारतीयों पर जो कर का बोझ डाला गया, कर का जो दबाव डाला गया, वह इस क्रांति के उभरने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो आर्थिक कारण में हम लोग देख सकते हैं कर वृद्धि, उद्योग का पतन, अकाल के समय भी कर लेना, ये सब आर्थिक कारण में आ गया। उसके बाद हम लोग देखें तो यहाँ पर एक था सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण में हम लोग देखें तो सबसे पहले रूढ़िवादी। भारत में जो रूढ़िवादी परंपरा थी, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि बेंटिंग के समय सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए गए। उसके बाद कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया गया और बढ़ाया गया, बाल विवाह को रोका गया। लेकिन जो भारत के रूढ़िवादी जो व्यक्ति थे, उन्हें लगता था कि जो ये अंग्रेज हैं वो हमारी परंपराओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं और यह भी क्रांति को उभरने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और धार्मिक कारण में देखें तो 1813 के चार्टर्ड एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने दिया गया और ईसाई जो थे वो भारत में आकर अपने धर्म का प्रचार करने लगे और उन्होंने कभी कभी भाषण में यह भी बोला कि हमारा मुख्य उद्देश्य है भारत को ईसाई बनाना। तो इस प्रकार यह क्रांति को उभरने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं सैनिक कारण। सैनिक कारण भी था। सैनिक कारण में क्या था कि देखिए, जितने भी सैनिक में हम लोग देखें तो सेना में जब 5 अधिकारी भारत के होते थे तो 1 अधिकारी होते थे ब्रिटिश के, यानी कि अधिकतर जो सैनिक थे वो भारत के ही थे। और एक डाकघर अधिनियम आया था जिसमें जो सैनिक भारत के थे वो अपने घर को चिट्ठियां बेचते थे फ्री में, लेकिन उस अधिनियम के द्वारा ये व्यवस्था बंद कर दी गई, यानी कि वो अपने घर को चिट्ठियां नहीं भेज सकते थे। यह सैनिक कारण में आया। उसके बाद हम लोग देखें जो मुख्य कारण था जिसके कारण ये क्रांति बहुत जल्द हो गई, वह था तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में क्या हुआ ये देखते हैं। तात्कालिक कारण में क्या हुआ कि दिसंबर 1856 ईस्वी में सेनाओं में एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। दिसंबर 1856 ईस्वी में भारतीय सेनाओं में क्या किया गया, एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया और धीरे धीरे यह खबर फैलने लगी कि एनफील्ड राइफल में जिस गोली का प्रयोग किया गया है उसमें गाय और सूअर की चमड़ी का प्रयोग किया गया है। इसके कारण भारतीय सेनाओं ने इस राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया और यह तात्कालिक कारण बना 1857 की क्रांति का। अब हम लोग देखते हैं कि विस्तार, कहाँ से इसका विस्तार हुआ। लेकिन इससे पहले हम लोग उद्भव देखते हैं कि यह खबर कहाँ कहाँ कैसे फैली और फिर कैसे इसका विस्तार होने लगा। तो उद्भव में देखें तो एनफील्ड राइफल में जो गाय या सूअर की चमड़ी का प्रयोग किया गया था, यह खबर सबसे पहले जनवरी 1857 ईस्वी में दमदम में फैली। सबसे पहले यह खबर कहाँ फैली तो जनवरी 1857 ईस्वी में सबसे पहले यह खबर दमदम में फैली। उसके बाद फरवरी 1857 ईस्वी में बहरामपुर में फैली।
तो लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले ये खबर कहाँ फैली थी। तो जनवरी 1857 ईस्वी में सबसे पहले ये खबर दमदम में फैली थी। फरवरी 1857 ईस्वी में बहरामपुर में फैली। उसके बाद 29 मार्च 1857 ईस्वी में यह खबर बैरकपुर छावनी में फैली। कहाँ फैली? बैरकपुर छावनी। और यहाँ के 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी के 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे जी ने एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया और उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और 2 लोगों की हत्या कर दी थी, लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट हुड्सन। किसकी? सार्जेंट हुड्सन की। मार्च 1857 ईस्वी में यह खबर कहाँ फैली? तो बैरकपुर छावनी में फैली और 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे जी ने इस राइफल का प्रयोग यानी कि एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया और लेफ्टिनेंट बाग तथा सार्जेंट हुड्सन की उन्होंने हत्या कर दी, जिसके कारण 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में मंगल पांडे जी को क्या हुआ? फांसी दे दी गई। तो ये भी आई है कि मंगल पांडे जी को फांसी कब दी गई? तो मंगल पांडे जी को फांसी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में दी गई थी। अब हम लोग देखते हैं कि इसका विस्तार अब कहाँ से आरंभ होता है। तो इसका विस्तार अब हम लोग देखते हैं। तो विस्तार में हम लोग देखें तो 10 मई 1857 ईस्वी से मेरठ से हुआ। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका विस्तार कहाँ से आरंभ हुआ। तो इसका विस्तार 10 मई 1857 ईस्वी से मेरठ से आरंभ हुआ। इसमें क्या हुआ कि मेरठ के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अपने शस्त्रागार को लूट लिया और वहाँ जितने भी सिपाही बंद थे भारतीय उनको यानी कि छोड़ दिया। अब हुआ क्या कि 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुँचे, दिल्ली गए, 12 मई को वहाँ पहुँचे और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और अपना नेता चुना। किसको? तो मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को। लेकिन उस समय जो मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय जी थे वो काफ़ी बुजुर्ग नेता थे, इसलिए जो उनके सेनापति थे बख्त खान, उन्होंने वास्तविक नेतृत्व किया उसका। तो नेता किसे चुना गया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को, इसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। तो इसका विस्तार कहाँ से हुआ? तो 10 मई 1857 ईस्वी मेरठ से हुआ। 11 मई को वो लोग दिल्ली के लिए निकले। 12 मई को उन्होंने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और अपना नेता चुना बहादुर शाह द्वितीय को और वास्तविक नेतृत्व जिन्होंने किया वो बहादुर शाह द्वितीय के सेनापति बख्त खान है। अब हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि किस क्षेत्र से किन शासकों ने ब्रिटिशों का विद्रोह किया। यानी कि अब हम लोग देखते हैं कि किस क्षेत्र से किस राजा ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। तो चलिए अब हम लोग उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों का चार्ट प्रिपेयर हो गया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि किस क्षेत्र में यह जो क्रांति फैली और किस शासक ने इसका नेतृत्व किया, यानी कि किसने इसको बढ़ावा दिया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, चार्ट को याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है पहले हम लोग ऐसे याद करें, फिर इस तरह से याद करें, उसके बाद फिर इस तरह से। इससे हम लोगों को ये लंबे समय तक याद रहेगा और हम भूलेंगे नहीं। तो देखिए किस क्षेत्र में फैला।
तो आप लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति भारत के उत्तर भाग में ज़्यादा फैली थी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है दिल्ली। तो याद कैसे करें, देखिए तो सबसे पहले है दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, झांसी, बिहार। कैसे याद करें, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बिहार। ठीक, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, झांसी, बिहार। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, झांसी, बिहार, इन क्षेत्रों में यह फैली थी। और भी कई क्षेत्र थे जैसे इलाहाबाद है, बरेली है या गोरखपुर, इन क्षेत्रों में भी फैली थी। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से उठते हैं हमने उसी को लिखा है। तो दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बिहार, ग्वालियर। अब देखते हैं कि शासक विद्रोही कौन थे। शासक जो विद्रोही थी यानी कि इस क्रांति को फैला रहे थे, अब हम लोग ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखें तो दिल्ली से जो शासक विद्रोही थे, जो शासक इसका नेतृत्व कर रहे थे, वो थे बहादुर शाह द्वितीय। वही मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, जफर, जिन्हें हम लोग जानते हैं कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे, बहादुर शाह द्वितीय। और इस क्रांति को दबाने के लिए नियुक्त सेनापति जो थे, जिन्हें नियुक्त किया गया इस क्रांति को दबाने के लिए, वो थे हडसन निकोलसन। कौन थे, हडसन निकोलसन। उसके बाद हम लोग देखें तो लखनऊ से जो नेतृत्व यानी कि जो शासक विद्रोही थी वो थी बेगम हजरत महल। कौन थी, बेगम हजरत महल थी। और इसको दबाने के लिए नियुक्त जो सेनापति किए गए इस क्रांति को दमन करने के लिए, वो थे कौन, वो थे कैंपबेल। कौन थे, कैंपबेल थे। हडसन निकोलसन थे दिल्ली के, और लखनऊ के जो शासक विद्रोही थे वो थी बेगम हजरत महल, और नियुक्त सेनापति कैंपबेल थे। उसके बाद देखें कानपुर से नाना साहब आप लोग जानते ही होंगे, पेशवा वाला पर यदि आप लोगों ने वीडियो देखा है पेशवा वाला, उसमें हमने बताया था नाना साहब पेशवा थे। तो कानपुर से नाना साहेब ने नेतृत्व किया था। और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है जो कि पूछा जाता है बार बार कि नाना साहेब का और क्या नाम था, तो धोंदू पंत था। क्या था, धोंदू पंत था। ये नेतृत्व कर रहे थे और दमन करने के लिए कैंपबेल नियुक्त किए गए थे। उसके बाद हम लोग देखें तो ग्वालियर से जो शासक विद्रोही थे वो थे तात्या टोपे। कौन थे, तात्या टोपे। और इनका भी एक नाम है रामचंद्र पांडुरंग, जो कि पूछा जाता है, रामचंद्र पांडुरंग। उसके बाद हम लोग देखें झांसी से, तो झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई से आप लोग परिचित ही होंगे, तो ये तो याद करना सिंपल है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी, और वो ये किस लिए लड़ रही थी, तो अपने दत्तक पुत्र को उनका पद दिलाने के लिए। ये बहादुर शाह द्वितीय के बारे में और जान ले तो इन्हें रंगून भेज दिया गया था इस क्रांति के बाद, और 1862 में रंगून में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी झांसी से, और नियुक्त जो सेनापति किए गए थे इस क्रांति को यहाँ दमन करने के लिए, तो वो सर ह्यूरेज थे। कौन थे, सर ह्यूरेज थे। उसके बाद देखें बिहार से, तो बिहार से बाबू कुंवर सिंह शासक विद्रोही थे, लेकिन कहाँ के, जगदीशपुर के। कहाँ के थे, जगदीशपुर के थे। और बिहार पटना से थे पीर अली। कहाँ से, ये नेतृत्व कर रहे थे पटना से। तो बिहार के बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर से, और पीर अली पटना से। और विलियम टेलर इसको दमन करने के लिए नियुक्त किए गए थे। तो याद हो गया होगा कि एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, झांसी, बिहार, इन क्षेत्रों में ज़्यादा फैला था। और तो बात करें अगर दिल्ली से, तो जो शासक थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। उसके बाद देखें कानपुर से तो नाना साहब थे। ग्वालियर से देखें हम लोग तो तात्या टोपे थे। झांसी से देखें तो रानी लक्ष्मीबाई थी। और बिहार से देखें तो बाबू कुंवर सिंह जो जमींदार थे। और उसके बाद पीर अली थे। और देखें कि नेतृत्व यानी कि दमन करने के लिए तो हडसन निकोलसन दिल्ली यानी कि बहादुर शाह द्वितीय, और बेगम हजरत महल कैंपबेल याद करना बहुत सिंपल है। हडसन निकोलसन, फिर कैंपबेल। उसके बाद हम लोग देखें कि रानी लक्ष्मीबाई वाले में सर ह्यूरेज, और बिहार में है विलियम टेलर। इसके बाद आप लोग एक दो और याद रख सकते हैं, जैसे इलाहाबाद में भी ये फैला था, तो बरेली में भी फैला था। तो खान बहादुर खान जो बरेली से नेतृत्व कर रहे थे। और उसके बाद गोरखपुर में फैला था। तो ऐसे बहुत हैं, लेकिन जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।
तो यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके बाद हम एक वीडियो और लेकर आएंगे जिसमें हम लोग इस क्रांति की असफलता के कारण को देखेंगे, इसका परिणाम क्या निकला और इसके स्वरूप को देखेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।